हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवानी मैम हिंदी साहित्य क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और अपनी अपनी तैयारी आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल काव्य खंड। ठीक है, काव्य खंड हम पढ़ रहे हैं। शुरुआत में ही मैंने आप सभी को बताया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य खंड को 4 प्रकरण में विभाजित किया है। तो अभी तक जो है हमने 3 प्रकरण पढ़ लिया है। ठीक है, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकरण 4। ठीक है, प्रकरण 4 का समय जो है संवत में यहाँ पे देख सकते हैं 1975। ठीक है, और यहाँ पे ईस्वी में जो है 1918। ठीक है, ईस्वी में 1918 माना है। ठीक है, प्रकरण 4 का नाम है नई धारा तृतीय उत्थान वर्तमान काव्य धाराएं। यहाँ पे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है मैं कुछ आप सभी को पहले समझाना चाहती हूँ। ठीक है, 2 मिनट लगेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा कि आज की क्लास में यानी प्रकरण 4 में हम क्या पढ़ने वाले हैं। नहीं समझेंगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा कि मैम क्या पढ़ा रही हैं, यानी मैं क्या पढ़ा रही हूँ। ठीक है, इसलिए मैं जो पहले क्या क्या इस प्रकरण के अंतर्गत जो है शुक्ल जी ने क्या 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 जो है यहाँ पे अपनी विचारधाराएँ क्या क्या रखते हैं वो जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखिए यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण बिंदु को जो मैंने ये अलग से मैंने खुद उसमें जैसे जो है छाड़ कर मैंने अलग लिखा है आप सभी को समझाने के लिए। ठीक है, जब हम प्रकरण 4 पढ़ेंगे अभी, ठीक है, प्रकरण 4 जब हम पढ़ेंगे तो इसमें सबसे पहले जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है द्वितीय उत्थान के बारे में जो है जिक्र करते हैं। आप सभी को पता है प्रकरण जैसे कि यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइए, आधुनिक काल काव्य खंड को जो है 4 प्रकरण में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो प्रकरण 1 का नाम क्या था? पुरानी धारा। ठीक है, प्रकरण 1 का क्या नाम था? पुरानी धारा। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको यहाँ से इसको मत याद करिए। ठीक है, छोड़ दीजिए इसको अभी फिलहाल अभी के लिए। ठीक है, प्रकरण 2। ठीक है, जब प्रकरण 2 स्टार्ट होता है तो यहाँ से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है खंड काव्य नई धारा प्रथम उत्थान। ठीक है, प्रथम उत्थान। ठीक है, प्रथम उत्थान की शुरुआत जो है प्रकरण 2 से मानते हैं। तो प्रथम उत्थान समझ लीजिए भारतेंदु युग। ठीक है, भारतेंदु युग समझ लीजिए। ठीक है, ऐसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वहाँ पे लिखा नहीं है भारतेंदु युग। ठीक है, ये हम अपने समझने के लिए हम मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भारतेंदु युग के कवियों का ही वहाँ पे जो है जिक्र किया गया है, वर्णन है। ठीक है, और उनकी रचनाओं का। ठीक है, अब जो है हम जब प्रकरण 3 हम पढ़ेंगे, जब मैंने आप सभी को प्रकरण 3 पढ़ाया तो वहाँ पे जो है द्वितीय उत्थान। ठीक है, द्वितीय उत्थान। ठीक है ना, द्वितीय उत्थान के बारे में बताया गया। तो द्वितीय उत्थान को हम जो है द्विवेदी युग मान लेते हैं। ठीक है, द्विवेदी, क्योंकि द्विवेदी मंडल के कवियों का ही वहाँ पे जिक्र है, मैंने बताया था क्लास में। ठीक है, और द्विवेदी मंडल के बाहर के जो कवि हैं उनका जिक्र है, वर्णन है, उनकी रचनाओं का वर्णन है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब जो है आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं प्रकरण 4। ठीक है, प्रकरण 4 जो है तृतीय उत्थान। तृतीय उत्थान जो है छायावाद। ठीक है, तृतीय उत्थान जो है छायावाद है। ठीक है, हम मान सकते हैं, लेकिन वहाँ पे लिखा नहीं है छायावाद, लिखा है तृतीय उत्थान वर्तमान काव्य धाराएं सामान्य परिचय। ठीक है, ये लिखा हुआ, ये नाम है। ठीक है, ये मैं आप सभी को समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप लोग जो है मेरी बात को समझिए, तब बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हम क्या पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो छायावाद हम मान लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम प्रकरण 4 जो अभी हम पढ़ेंगे, प्रकरण 4, ठीक है, यानी नई धारा तृतीय उत्थान, तो डायरेक्ट जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है छायावाद की बात नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट जो है छायावाद की बात नहीं करते हैं। पहले वो आते हैं द्वितीय उत्थान, यानी द्विवेदी युग की बात करते हैं। द्विवेदी युग की काव्य धाराएँ कैसी रहीं, उसमें जो है महत्वपूर्ण रचनाएँ कौन सी रहीं, किस भाषा शैली में जो है, किस भाषा में जो है लिखा गया। ठीक है, क्या विचारधारा रही, इसके बारे में बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो फिर भक्ति काल और रीति काल के बारे में भी बताते हैं कि भक्ति काल और रीति काल में जो है क्या समानता थी, क्या क्या रचनाएं थी, इसके बारे में बताते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, जबकि हम ये पढ़ चुके हैं। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं। उसके बाद आते हैं ब्रज भाषा काव्य धारा। ठीक है, ब्रज भाषा काव्य धारा के अंतर्गत जो है मैथिली शरण गुप्त और तमाम कवियों को जो है लिया है, अभी हम पढ़ेंगे। यानी ब्रज भाषा में जो है वहाँ पे कौन कौन से कवि हैं या उनकी जो रचनाएं हैं ब्रज भाषा में कौन कौन सी रचनाएं हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आते हैं द्विवेदी। ठीक है, यहाँ पे द्विवेदी रहेगा। ठीक है, द्विवेदी काल में परिवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा, यानी द्विवेदी काल में
परिवर्तित रूप था उसमें जो खड़ी बोली में जो है जो रचनाएं लिखी गई, उनकी काव्यधारा जो रही, उनके बारे में बताते हैं। फिर जो है आते हैं वो छायावाद पे, ठीक है, फिर आते हैं छायावाद पे, ठीक है। तो आज की क्लास में जो है मैंने यहाँ पे इन सभी को जो है लिया है, ठीक है। छायावाद को हम इकट्ठा एक क्लास में पढ़ेंगे, ठीक। तो आज जो है हम इतने जो पॉइंट्स हैं इनको हम पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही हैं शुक्ल जी ने, क्या क्या रचनाएं आती हैं, ठीक है। जबकि द्विवेदी युग को हम उतना नहीं पढ़ेंगे, द्विवेदी युग में जो बातें बताए हैं शुक्ल जी बता रहे हैं वो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बताते हुए जो है आगे चलते हैं, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आशा करती हूँ कि जो मैं समझाई हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। वो मैंने इसलिए बताया ताकि मैं डायरेक्ट अभी पढ़ना स्टार्ट कर दूँ तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाओगे। एक तो वैसे ही शुक्ल जी की बुक थोड़ी सी क्लिष्ट है, ठीक है, इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा, मुझे ऐसा लगता है 90% स्टूडेंट को जो है ऐसा लगता होगा कि पढ़ते हैं तो समझ में कम आता है, उतना मन नहीं लगता, ठीक है। लेकिन आपको मन लगाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप इसको नहीं पढ़ेंगे इस बुक को, तब तक आपके जो है हिंदी की जो समझ है वो विकसित नहीं होगी, ठीक है। इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस बुक को पढ़ना, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि मैं आज जो पढ़ाने जा रही हूँ प्रकरण 4 में, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन भरा है ये, ठीक है, इसलिए मैंने जो है थोड़ा सा समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो चलिए हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। क्लास पसंद आएगी तो आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट करिएगा कि क्लास कैसी रही, और आपको कोई भी दिक्कत है स्टडी से रिलेटेड, अगर आपको कुछ चाहिए, स्टडी मटेरियल कुछ चाहिए, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ पे मैं सेंड कर दूँगी, ठीक है ना। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे प्रकरण 4 काव्य खंड, समय जो है 1975, ठीक है, संवत में है, और ईस्वी में जो है 1918, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करिए, थोड़ा सा मैं समय लूँगी, नहीं तो फ़ोन आ जाएगा किसी का, है ना। चलिए अब देखते हैं नई धारा, तृतीय उत्थान, वर्तमान काव्य धाराएं, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो महत्वपूर्ण है उसको मैंने हाईलाइट पहले से कर लिया है, ठीक है, ताकि हम जो है टाइम वेस्ट हमारा ना हो, ठीक है, ना मेरा ना आप सभी का, जो महत्वपूर्ण है उसी को मैंने लिया है, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं द्वितीय उत्थान, देखिए द्वितीय उत्थान के बारे में बात करते हैं पहले। द्वितीय उत्थान के समाप्त होते होते खड़ी बोली में बहुत कुछ कविता हो चुकी थी, ठीक है, खड़ी बोली में जो है बहुत सारी जो कविताएं हो चुकी थी। इन 25-30 वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ मजी, ठीक है, बहुत कुछ मजी यानी प्रचलित हुई, इसमें संदेह नहीं। कहते हैं इसमें संदेह नहीं कि इतनी नहीं जितनी उर्दू की काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मजी थी। यानी कहने का मतलब है, कहते हैं कि द्वितीय उत्थान समाप्त होते होते खड़ी बोली की बहुत सारी कविताएं जो है हो चुकी थी, लेकिन 25-30 वर्षों के भीतर वह बहुत कुछ जो है प्रचलित नहीं हुई, इसमें कोई संदेह नहीं। पर जो है कहते हैं कि इतनी पर इतनी जितनी उर्दू काव्य क्षेत्र के भीतर जाकर मजी, यानी उर्दू काव्य क्षेत्र के अंदर जो जितनी रचनाएं जो है प्रचलित हुई वो जो है खड़ी बोली के अंतर्गत नहीं हुई, ठीक है। आगे कहते हैं जैसा पहले कहा जा चुका है कि हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए 3 रास्ते खोले गए, ठीक है, 3 रास्ते खोले गए, ध्यान दीजिएगा। शुक्ल जी कहते हैं कि हिंदी में खड़ी बोली के पद्य प्रवाह के लिए, ठीक है, पद्य की बात कर रहे हैं, पद्य प्रवाह के लिए 3 रास्ते खोले गए। पहला उर्दू या फारसी की बाह्यों का, ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है संस्कृत के वृत्तों का, तीसरा है हिंदी के छंदों का, ठीक है। 3 रास्ते खोले गए किसके लिए भाई, तो पद्य प्रवाह के लिए। कौन कौन से, उर्दू फारसी बाह्यों का और संस्कृत के वृत्तों का और जो है हिंदी के छंदों का। आगे कहते हैं कि इनमें से प्रथम मार्ग का अवलंबन तो मैं नैराश्य या आलस्य समझता हूँ। प्रथम मार्ग कौन सा, तो उर्दू या फारसी, ठीक है, उर्दू या फारसी को कह रहे हैं कि इनमें से प्रथम मार्ग को जो है मैं अवलंबन या तो नैराश्य या आलस्य समझता हूँ। वह हिंदी काव्य का निकला हुआ अपना मार्ग नहीं, कहते हैं कि वो जो है वह हिंदी काव्य का निकला हुआ अपना मार्ग नहीं है। कौन सा नहीं है, तो उर्दू और फारसी, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो महत्वपूर्ण है ये, आप लोग पढ़ के खुद समझ सकते हैं। इतने तो आप लोग को भी पढ़ के पता चल ही जाता होगा कि क्या महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है बहुत ही, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि वह हिंदी का निकला हुआ अपना मार्ग नहीं है, कौन सा, संस्कृत या फारसी। कहते अतः 2 शेष मार्गों का ही थोड़े में विचार किया जा सकता है। 2 शेष मार्गों का, कौन सा, तो संस्कृत के वृत्तों का और हिंदी के छंदों का, ठीक है।
इनका जो है कहते हैं कि दो शेष मार्गों का ही थोड़ा बहुत विचार किया जा सकता है। अब इसके बारे में जो यहाँ आगे बताते हैं, यहाँ पे देखिए, इसमें तो कोई संदेह नहीं कि संस्कृत के वर्णवृत्तों का माधुर्य अत्यंत दुर्लभ है, पर उनमें भाषा इतनी जकड़ जाती है कि वह भावधारा के मेल में पूरी तरह स्वच्छंद होकर नहीं चल सकती। ठीक है, आगे कहते हैं कि इसी से संस्कृत के लंबे समासों का बहुत कुछ सहारा लेना पड़ता है, पर संस्कृत पदावली की अधिक समावेश से खड़ी बोली का स्वाभाविक गति के प्रसार के लिए अवकाश कम रहता है। अब देखिए, इसको पढ़ना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप अपनी समझ विकसित करने के लिए आप जो है पूरा पेज पढ़ सकते हैं। मैंने पूरे पेज को यहाँ पे रखा है, या आपके पास बुक है तो आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इतना ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हाँ, समझ विकसित आपकी ज़रूर होगी। ठीक है, शुक्ल की पुस्तक पढ़ने से जो है आपकी हिंदी साहित्य जो है आपका सब्जेक्ट, उसके लिए जो है आपका समझ इतना विकसित हो जाएगा कि आप खुद पे जो है अपना एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएंगे। इतना अच्छा लगेगा कि ऐसा लगेगा कि हाँ, कहीं से भी क्वेश्चन आएगा तो मैं कर ले जाऊँगा। ठीक है, तो इसलिए जो है मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण है ये पुस्तक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण नहीं है उतना। ठीक है, उसके बारे में बताते हुए चलते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन आपके पास अगर बुक है तो पढ़ लीजिएगा, नहीं तो मैं PDF दे दूँगी आप अगर मांगेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब दूसरी बात क्या करते हैं। पहले मैंने पॉइंट लिया था ना, पहले ही स्टार्टिंग में बताया आप सभी को। अब दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, देखिए, कहते हैं भक्ति काल और रीति काल की चली आती हुई परंपरा। ठीक है, भक्ति काल और रीति काल की चली आती हुई परंपरा के अंत में किस प्रकार भारतेंदु मंडल, ठीक है, भक्ति काल और रीति या काल की जो परंपरा चली आ रही थी उसके अंत में किस प्रकार भारतेंदु मंडल के प्रभाव से देश प्रेम, जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा प्रतिष्ठित हुई। ठीक है, जब प्रथम उत्थान मैंने पढ़ाया था तो उसमें भारतेंदु युग हमने पढ़ा था। ठीक है, प्रतिष्ठित हुई उसका उल्लेख हो चुका है। अब देखिए, ज़्यादा कुछ कहते नहीं है, जो हम पढ़ चुके हैं ना, प्रथम उत्थान में, द्वितीय उत्थान में, तृतीय उत्थान में, द्वितीय उत्थान तक। ठीक है, उसी का जो है ये थोड़ा बहुत ये बताते हुए चलते हैं। ठीक है, वो कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जाति गौरव की भावना को लेकर एक नूतन परंपरा की प्रतिष्ठा हुई जिसका उल्लेख हो चुका है। उसके बाद कहते हैं द्वितीय उत्थान में काव्य की नूतन परंपरा का अनेक विषय स्पर्शी प्रसार अवश्य हुआ, पर द्विवेदी जी के प्रभाव से एक और उसमें भाषा की सफाई आई। बिल्कुल, द्विवेदी जी से जब हमने द्विवेदी युग पढ़ा था, यानी द्वितीय उत्थान जब मैंने पढ़ाया था, प्रकरण 2 द्वितीय उत्थान। ठीक है, वहाँ पे हमने द्विवेदी युग पढ़ा, तो उसी में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी को हमने पहले पढ़ा था, तो उनकी वजह से जो यहीं पे कहते हैं कि उनकी वजह से जो भाषा में जो सफाई आई और उनका स्वरूप गद्यवत, रूखा, इतिवृत्तात्मक। ठीक है, इतिवृत्तात्मक, इति मतलब कथा हो गया है ना, वृत्त मतलब आकार, यानी कथाओं का जो है आकार लेकर, है ना, इतिवृत्तात्मक और अधिकतर वाहार्थ निरूपक हो गया। ठीक है, आगे देखिए, कहते हैं अतः इसी तृतीय उत्थान में, ठीक है, अब आते हैं तृतीय उत्थान में जो हम पढ़ रहे हैं। तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ और पीछे छायावाद कहलाया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कहते हैं अतः इसी तृतीय उत्थान में जो परिवर्तन हुआ वह क्या कहलाया, छायावाद कहलाया। ठीक है, वह उसी द्वितीय उत्थान की कविता के विरुद्ध कहा जा सकता है। ठीक है, कहते हैं कि वह जो है, यानी छायावाद जो है, किसके बारे में कह रहे हैं, छायावाद के बारे में। ठीक है, छायावाद कहते हैं कि वह जो है उसी द्वितीय उत्थान यानी द्विवेदी युग की कविता जो थी, ठीक है, उसका विरुद्ध जो है कहा जा सकता है, क्या, तो छायावाद। ठीक है, आगे कहते हैं कि उसका प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था। ठीक है, किसका जो है प्रधान लक्ष्य काव्य शैली की ओर था, तो छायावाद का। ठीक है, विधान वस्तु की ओर नहीं, अर्थ भूमि या वस्तु भूमि का तो उसके भीतर बहुत संकोच हो गया था, बहुत संकोच हो गया। ठीक है, समन्वित विशाल भावनाओं को लेकर चलने की ओर ध्यान न रहा। ठीक है, चलिए, तो ये महत्वपूर्ण था इतना, तो मैंने इसको जो है हाईलाइट किया है, आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, कहते हैं द्वितीय उत्थान की कविता के काव्य का स्वरूप खड़ा कर देने वाली बातों की कमी दिखाई पड़ती है। छोड़िए इसको, इतना महत्वपूर्ण ये नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए, यहाँ से सुधार चाहने वालों में से कुछ नए नए विषयों की ओर प्रवृत्त खड़ी बोली की कविता को ब्रज भाषा काव्य की सी ललित पदावली तथा रसात्मकता और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे।
शुक्ल जी कहते हैं कि सुधार चाहने वाले में कुछ लोग नए नए विषयों की ओर जो है प्रवृत्ति खड़ी बोली कि कविता को ब्रजभाषा काव्य की सी ललित पदावली तथा रसात्मकता, ठीक है, रसात्मकता और मार्मिकता से समन्वित देखना चाहते थे। ठीक है, आगे कहते हैं जो अंग्रेजी या अंग्रेजी के ढंग पर चली हुई बंगला की कविताओं से प्रभावित थे। कुछ लाक्षणिक वैचित्र व्यंजक चित्र विन्यास और रुचिर है ना, रुचिर अन्योक्तियाँ देखना चाहते थे। आगे देखिए यहाँ से, ठीक है, श्री पारसनाथ सिंह के किए हुए बंगला कविताओं के लिए अनुवाद, ठीक है, श्री पारसनाथ के किए हुए बंगला कविताओं के हिंदी अनुवाद, ठीक है, हिंदी अनुवाद सरस्वती, ठीक है, सरस्वती आदि पत्रिकाओं में संवत 1967 और सन में यहाँ पे 1990 से ही निकलने लगे थे। ठीक है, आगे कहते हैं ग्रे वर्ड्सवर्थ, ठीक है, ग्रे वर्ड्सवर्थ आदि अंग्रेजी कवियों की रचनाओं के कुछ अनुवाद भी, जैसे जीतन सिंह द्वारा अनुदित वर्ड्सवर्थ का जो है कोकिल, ठीक है, वो निकला। अतः खड़ी बोली की कविता जिस रूप में चल रही थी उससे संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले की गई, ठीक है, उसके यहाँ से देखेंगे, उसके संतुष्ट न रहकर द्वितीय उत्थान के समाप्त होने से कुछ पहले की गई खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली काव्य को कल्पना का नया रूप देने और उससे अधिक अंतर्भाव व्यंजक बनाने में प्रवृत्ति हुए, ठीक है, प्रवृत्ति हुए, जिनमें प्रधान थे सर्वथा जो है मैथिली शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, और कौन थे यहाँ पे देखिए तीनों लोगों का नाम दिया गया है, मैथिली शरण गुप्त, मुकुटधर पांडे और बद्रीनाथ भट्ट। कुछ अंग्रेजी ढर्रा लिए हुए जिस प्रकार फुटकल रचनाएं और प्रगीत मुक्तक रिलिक्स बंगला में निकल रहे थे, उसके प्रभाव से कुछ विशृंखल वस्तु विन्यास और अनूठे शीर्षकों के साथ जो है चित्रमयी कोमल और भाषा व्यंजक में इनकी नए ढंग की रचनाएं जो है संवत 1770 से लेकर 71 तक जो है से निकलने लगी थी, जिनमें से कुछ के भीतर रहस्य भावना भी रहती थी। ठीक है, अब इसमें जो है किन किन कवियों को जो है रखा है जिक्र करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, पहले कवि का नाम है यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त, जबकि हम मैथिली शरण गुप्त को हम पहले पढ़ आए हैं द्विवेदी युग में। ठीक है, लेकिन छायावाद में भी इनका जो है उल्लेख है। देखिए, कहते हैं कि गुप्त जी नक्षत्र निपात, इनकी रचना नक्षत्र निपात, अनुरोध, ठीक है, पुष्पांजलि, स्वयं आगत इत्यादि कविताएं ध्यान देने योग्य है। पुष्पांजलि और स्वयं आगत की कुछ पंक्तियां जो है नीचे दी गई हैं। ठीक है, उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। अब ये वो रचनाएं हैं जो ज़्यादा प्रचलित नहीं है, लेकिन अगर पूछा जाए तो आप अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो कैसे आपको पता चलेगा कि मैथिली शरण गुप्त की रचनाएं हैं, जबकि इनकी रचनाएं जो हैं बहुत सारे इनके जो है प्रबंध काव्य हैं। ठीक है, बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हैं जो बहुत ही प्रचलित हैं। ठीक है, लेकिन ये अन्य जो है रचनाएं हैं यहाँ पे जो शुक्ल की बुक में दी गई हैं वो आप लोग ज़रूर लिख लीजिएगा। ठीक है, एक तो है इनका नक्षत्र निपात सन 1914 ईस्वी में। ठीक है, अनुरोध है सन 1915 ईस्वी में, पुष्पांजलि जो है सन 1917 में है और स्वयं आगत जो है 1918 में है। तो बिल्कुल प्रकाशन वर्ष भी बहुत आसान है, 14, 15, 17, 18। ठीक है, ये आदि जो इनकी कविताएं हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अब जो है नेक्स्ट जो कवि हैं, जो देखिए यहाँ पे जो है पुष्पांजलि और स्वयं आगत की जो है कुछ कविताएं यहाँ पे दी गई हैं। ठीक है, देख सकते हैं, इसको मैंने हाईलाइट किया है। मेरे आंगन का एक फूल सौभाग्य भाव से मिला हुआ, श्वासोच्छ्वासन से हिला हुआ, संसार विपट से खिला हुआ। ठीक है, झड़ पड़ा अचानक झूल झूल। ठीक है, तो ये पंक्तियाँ हैं, ये भी पंक्ति याद रखिएगा। तेरे घर के द्वार बहुत हैं, किससे होकर जाऊँ मैं, सब द्वारों पर भीड़ खड़ी है, कैसे भीतर जाऊँ मैं। ठीक है, इसी प्रकार गुप्त जी और भी कुछ गीतात्मक रचनाएं की हैं, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। पंक्ति है, निकल रही है उर से ताक रहे सब तेरी राह, चातक खड़ा चोच खोले हैं संपुट खोले सिप खड़ी, मैं अपना घट लिए खड़ा हूँ अपनी अपनी हमें पड़ी।
ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, शुक्ल जी की बुक में दी गई हैं, तो ये आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। ठीक है। अब दूसरे कवि हैं मुकुटधर पांडे, इनको भी हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन इनके बारे में जो है छायावाद में भी इनके जिक्र है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। गुप्त जी तो जैसा पहले कहा जा चुका है कि किसी विशेष पद्धति या वाद में न बंधकर कई पद्धतियों में अब तक चले आ रहे हैं। ठीक है। मुकुटधर पांडे के बारे में ये कहते हैं कि जैसे पहले कहा जा चुका है, हम पहले पढ़ चुके हैं इनके बारे में, कि किसी विशेष पद्धति या वाद में ये नहीं बंधे हुए थे। ठीक है। कई पद्धतियों में जो है अब तक ये चले आ रहे हैं, पर मुकुटधारी बराबर नूतन पद्धति पर ही चले। ठीक है। उनकी इस ढंग की प्रारंभिक रचनाओं में जो है आंसू, उद्गार इत्यादि ध्यान योग्य है। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आंसू भी इनकी रचना है मुकुटधर पांडे की, और उद्गार। ठीक है। ध्यान देने योग्य जो है ये सारी रचनाएं हैं 2, तो ध्यान रखिएगा। और पंक्तियां हैं ये, हुआ प्रकाश तपो मैं मग में, मिला मुझे तू तत्क्षण जग में, दंपति के मधुमेह विलास में, शिशु के स्वप्नतन हास में। ये पंक्ति आप लोग जो है कुछ शब्द जो है पकड़ करके इन पंक्तियों को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे कि प्रकाश तपोमय हो गया, मधु विलास हो गया। ठीक है। तो शिशु के, ठीक है, शिशु के, दंपति के, ऐसे जो 3-4 शब्द जो है पकड़ के आप लोग पंक्तियों को याद रखने की कोशिश करिए। ठीक है। तो ही याद होगा, है ना। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन से कवि का जिक्र करते हैं। ये पंडित बद्रीनाथ, इनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है यहाँ पे। देखिए कहते हैं कि भट्ट जी सन 1913 से पहले ही भाव व्यंजक और अनूठे गीत रचते आ रहे हैं। ये पंक्ति है, इसको, एक पंक्ति को आप लोग देख लीजिएगा। दे रहा दीपक जलकर फूल, रोपी उज्ज्वल प्रभा पताका अंधकार ही हूल। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, क्योंकि बुक में दिया हुआ है, तो ये महत्वपूर्ण पंक्ति है। ठीक है। और पूछा जा सकता है कि छायावाद के अंतर्गत जो है इनमें से किन कवि का उल्लेख नहीं है, तो इन कवियों को एक जगह लिख लीजिएगा। ठीक है। हमने किन किन कवियों को पढ़ा, मैथिली शरण गुप्त को, मुकुटधर पांडे को, तीसरे कवि हैं बद्रीनाथ भट्ट। ठीक है। उसके बाद चौथे कवि हैं यहाँ पे श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। नाम ज़रूर याद रखिएगा, इनके यहाँ डिटेल दिया गया है, वो याद रखें या ना रखें, नाम ज़रूर इनका याद रखिएगा, क्योंकि इन छायावाद में इन लोगों का जिक्र किया गया है तृतीय उत्थान में। ठीक है। कहते हैं कि बख्श जी के भी इस ढंग के कुछ गीत जो है सन 1915 से लेकर 16 के आसपास मिलेंगे। ये कवि जगत के जीवन विस्तृत क्षेत्र के विचित्र नई कविता का संचार चाहते थे। ये प्रकृति के साधारण असाधारण सब रूपों पर प्रेम दृष्टि डालकर उसके रहस्य भरे सच्चे संकेतों को परख कर जो है भाषा को अधिक चित्रमय, सजीव या मार्मिक रूप देकर कविता का एक अकृत्रिम, ठीक है, स्वच्छंद मार्ग निकाल रहे थे। कौन? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। कहते हैं आगे कि भक्ति क्षेत्र के उपास्य की भक्ति क्षेत्र के उपास्य की एक देशीय, ठीक है, एकादशीय नहीं, एक देशीय या धर्म विशेष में प्रतिष्ठित भावना के स्थान पर सार्वभौम भावना की ओर बढ़ रहे थे। देखिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन पढ़ लीजिए इसको। ठीक है। जिसमें सुंदर रहस्यात्मक संकेत भी रहते थे। यहाँ से देखिए। ठीक है। अतः हिंदी कविता की नई धारा के प्रवर्तक इन्हीं को विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को समझना चाहिए। ठीक है। ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि अतः हिंदी कविता की नई धारा का प्रवर्तक इन्हीं को मतलब इनको मत समझ लीजिएगा आप लोग। ठीक है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ये नहीं, इन्हीं को मतलब विशेषतः श्री मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को ही समझना चाहिए। ठीक है। आगे कहते हैं कि इस दृष्टि से छायावाद, प्रश्न आ सकता है कि हिंदी कविता की नई धारा के प्रवर्तक जो है इनमें से कौन से कवि का जो है नाम है, तो मुकुटधर पांडे और मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। इस दृष्टि से छायावाद का रूप रंग खड़ा करने वाले कवियों के संबंध में अंग्रेजी या बंगला की समीक्षाओं से उठती हुई इस प्रकार की पदावली का कोई अर्थ नहीं। इन कवियों के मन में एक आंधी उठ रही थी। ठीक है। आंधी क्या उठ रही थी? देखिए, जिसमें आंदोलित होते हुए वे उड़े जा रहे थे। एक नूतन वेदना की छटपटाहट थी, जिसमें सुख की मीठी अनुभूति भी लुकी हुई थी। रूढ़ियों के भार पर दबी हुई युग की आत्मा अपनी अभिव्यक्ति के लिए हाथ पैर मार रही थी। न कोई आंधी थी, न तूफान, न कोई कसक थी, न वेदना, न प्राप्त युग की नाना परिस्थितियों का हृदय पर कोई नया आघात था। ठीक है। वैसे भी ध्यान रखिएगा आप लोग कि छायावाद को ज़्यादा जो है पसंद नहीं करते थे। ठीक है। अब ये सब का जिक्र ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो है इनके माध्यम से ये छायावाद की तरफ जो है पहुंचना चाहते हैं। ठीक है।
इनको बताते हुए जो है छायावाद की तरफ जो है शुक्ल जी जाते हैं। अभी देखिएगा जब हम छायावाद पढ़ेंगे तब वहाँ पे जो है क्या क्या छायावाद के बारे में कहते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं कि नया आघात था न उनका आहत नाद, इन बातों का कुछ अर्थ तब हो सकता था जब काव्य का प्रवाह ऐसी भूमियों की ओर मुड़ता जिन पर ध्यान नहीं दिया रहा होता। ठीक है, आगे देखिए यहाँ से, छायावाद जिस आकांक्षा का परिणाम था उसका लक्ष्य केवल अभिव्यंजना या रोचक प्रणाली का विकास था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छायावाद ये जो है कोटेशन आ सकता है। ठीक है, छायावाद जिन आकांक्षा, पहले देखिए यहाँ 1 मिनट लूँगी मैं, पहले मैंने जब पढ़ा मैंने सोचा कि छोड़ देती हूँ, ठीक है, डायरेक्ट मैं छायावाद पे चलती हूँ, छायावाद से पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। लेकिन जब मैंने पढ़ा पूरा तो मुझे कुछ कुछ पॉइंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, अभी आगे भी देखेंगे आप लोग, कुछ रचनाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी गई हैं। ठीक है, मैंने कहा नहीं नहीं छोड़ना नहीं है, हाँ जो महत्वपूर्ण है वो इसको मैं पढ़ाते हुए आगे की ओर बढ़ूँगी। ठीक है, तो इसको ज़रूर, मतलब अगर मैं छोड़ देती तो मैं बहुत पछताती। ठीक है, पछताती क्या, फिर मैं अलग से पढ़ाती भी, ऐसा नहीं है। ठीक है, कहते हैं कि छायावाद जिन आकांक्षा या परिमाण था, छायावाद जिस आकांक्षा का परिमाण था उसका लक्ष्य केवल क्या था, अभिव्यंजना या रोचक प्रणाली का विकास था, जो धीरे धीरे अपने स्वतंत्र ढर्रे पर श्री मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा आ रहा था। ठीक है, यहाँ से देखिए आगे कहते हैं कि गुप्त जी और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा स्वच्छंद नूतन धारा चल रही थी कि श्री रविंद्रनाथ ठाकुर की उन कविताओं पर धूम हुई जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे का आध्यात्मिक रहस्यवाद लेकर चली थी। ठीक है, जैसे शुक्ल जी कहते हैं कि गुप्त और मुकुटधर पांडे आदि के द्वारा जो स्वच्छंद नूतन धारा जो चल रही थी कविताओं की, उसमें अभी चल ही रही थी कि श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर की जो कविताएं थी उसकी धूम मची। ठीक है, जो उनकी कविताएं कैसी थी, जो अधिकतर पाश्चात्य ढांचे या आध्यात्मिक रहस्यवाद को लेकर चल रही थी। ठीक है, परंतु ईसाई संतों के छायाभास यानी फैंटास्माटा, ठीक है, या यूरोपीय काव्य क्षेत्र में परिवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के अनुकरण पर रची जाने के कारण बंगला में ऐसी कविताएं छायावाद कही जाने लगी। कहने का मतलब है, शुक्ल जी कहते हैं कि रहस्यवाद को लेकर चली, यहाँ से पढ़ लिया, यहाँ से देखिए, परंतु ईसाई संतों की जो छायाभास तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में परिवर्तित आध्यात्मिक प्रतीकवाद के जो अनुकरण पर रची जाने वाली जो बंगला में जो कविताएं थी वो ही जो है छायावाद कही जाने लगी। ठीक है, आगे कहते हैं कि यह वाद क्या प्रकट हुआ, यानी छायावाद को कह रहे हैं, यह वाद क्या प्रकट हुआ कि एक बने बनाए रास्ते का दरवाज़ा सा खुल पड़ा और हिंदी के कुछ नए कवि उधर एक वारगी जो है झुक पड़े, यानी एक ही बार जो है झुक पड़े। यह अपना क्रमशः बनाया हुआ रास्ता नहीं था, यह जो कहते हैं ये इनका अपना जो है बनाया हुआ रास्ता नहीं था, इनका दूसरे साहित्य क्षेत्र में प्रकट होना, कई कवियों का इस पर एक साथ चल पड़ना, कुछ दिनों तक इसके भीतर अंग्रेजी और बंगला की पदावली का जगह जगह ज्यों का त्यों अनुवाद रख जाना, ये बातें मार्ग की स्वतंत्र उद्भावना को जो है नहीं सूचित करती थी। ठीक, अब यहाँ से देखिए छायावाद के बारे में कहते हैं यहाँ से। ठीक है, छायावाद नाम चल पड़ने का परिमाण जो है यह हुआ कि बहुत से कवि रहस्यात्मकता, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र, वस्तु विन्यास की विशृंखलता, चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही साध्य मानकर चले। ठीक है, अब ये छायावाद के बारे में जो है इतने सारी विशेषता यहाँ पे बताए हैं, ध्यान रखिएगा, ये सभी जो है एक एक महत्वपूर्ण जो है शब्द बहुत महत्वपूर्ण है क्वेश्चन के लिए। ठीक है, छायावाद नाम चल पड़ने का परिमाण जो है कहते हैं, क्या बताते हैं, यह हुआ कि कवि जो है रहस्यात्मक, अभिव्यंजना के लाक्षणिक वैचित्र और वस्तु विन्यास और श्रृंखलता और चित्रमयी भाषा और मधुमयी कल्पना को ही इन्होंने साध्य मानकर चले। ठीक है, शैली की इन विशेषताओं का रूढ़िगत साधनों में लीन हो जाने का कारण जो है अर्थभूमि का विस्तार की ओर उनकी दृष्टि न रही। ठीक है, आगे मत पढ़िए, आगे छोड़ दीजिए, महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ से देखिए, ठीक है, यहाँ से
प्रणय वासना, ठीक है, प्रणय वासना का यह उद्गार आध्यात्मिक पर्दे में ही छिपा न रह सका। कहते हैं प्रणय वासना का उद्गार जो है आध्यात्मिक पर्दे में ही नहीं छिपा रह सका। हृदय की सारी काम वासनाएं इंद्रियों की सुख विलास की मधुर और रमणीय सामग्री के बीच एक बंधी हुई रूढ़ी पर व्यक्ति होने लगा। इस प्रकार कहते हैं कि इस प्रकार रहस्यवाद, ठीक है, छायावाद की मूल प्रवृत्ति क्या है, रहस्यवाद है, ठीक है। इस प्रकार रहस्यवाद से संबंध न रखने वाली कविताएं भी छायावाद ही कही जाने लगी, ठीक है। रहस्यवाद से संबंध रखने वाली न रखने वाली जो कविताएं जो है रहस्यवाद से संबंध उनका नहीं था, वो कविताएं भी जो है छायावाद कही जाने लगी, छायावाद की कविताएं कही जाने लगी। अतः छायावाद शब्द का प्रयोग रहस्यवाद तक ही न रहकर काव्य शैली के संबंध में प्रतीकवाद, ठीक है, प्रतीकवाद के अर्थ में होने लगा, ठीक है। शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद शब्द जो का प्रयोग जो है रहस्यवाद तक ही न रहकर जो है काव्य शैलियों के संबंध में एक प्रतीक के रूप में जो है एक प्रतीकवाद के अर्थ में जो है होने लगा, ठीक है। इसको यहाँ से छोड़ दीजिए, यहाँ से देखिए आगे शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा, ठीक है, बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छायावाद की कविता की पहली दौड़, ठीक है, पहली दौड़ जो है किस भाषा में, बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के सजीले और कोमल मार्ग पर हुई, ठीक है। पर उन कविताओं की बहुत सी गतिविधि अंग्रेजी काव्य खंडों के अनुवाद पर संगठित देख अंग्रेजी काव्यों से परिचित हिंदी कवि, ठीक है, हिंदी कवि सीधे अंग्रेजी से तरह तरह के लाक्षणिक प्रयोग करके उनके ज्यों का त्यों अनुवाद जगह जगह पर अपनी रचनाओं में जड़ने लगे। शुक्ल यानी कहने का मतलब है कि शुक्ल जी कहते हैं कि छायावाद की कविता की पहली दौड़ तो बंग भाषा की रहस्यात्मक कविताओं के मार्ग पर जो है हुई, पर उन कविताओं की बहुत पर जो हुई तो हुई, ठीक है, लेकिन उन कविताओं की जो बहुत सी गतिविधि जो थी वो अंग्रेजी के वाक्य खंडों का, ठीक है, वाक्य खंडों के अनुवाद था, ठीक है, अनुवाद के द्वारा जो है संगठित देखने को मिला। आगे कहते हैं कि अंग्रेजी काव्यों से परिचित हिंदी कवि जो थे, ठीक है, अंग्रेजी वाक्यों से जो परिचित हिंदी कवि थे वो सीधे अंग्रेजी से तरह तरह के जो है लाक्षणिक प्रयोग लेकर ज्यों का त्यों अनुवाद जो है वो अपनी रचनाओं में कर देते थे, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ कनक प्रभात, विचारों में बच्चों की सांस, स्वर्ण समय, प्रथम मधुबाल, तारिकाओं की तीन, स्वप्निल कांति, ऐसे प्रयोग जो है अजायब घर के जानवरों की तरह उनकी रचनाओं के भीतर इधर उधर मिलने लगे, ठीक है। आगे देखिए कहते हैं कि निराला जी की शैली कुछ अलग रही। अब इनमें से जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो काव्य शैली थी वो कुछ अलग रही। उनमें लाक्षणिक वैचित्र जो है का उतना आग्रह नहीं पाया जाता जितना पदावली की तड़क भड़क और पूरे वाक्य के वैलक्ष्य का, ठीक है। आगे कहते हैं केवल भाषा का प्रयोग वैचित्र तक ही बात न रही, ऊपर जिन अनेक यूरोपीय वादों और प्रवादों का उल्लेख हुआ है उन सब का प्रभाव भी छायावाद कही जाने वाली कविताओं के स्वरूप में कुछ न कुछ पड़ता है। यहाँ से देखेंगे कहते हैं कि छायावाद जहाँ तक आध्यात्मिक प्रेम को लेकर चला, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न आ सकता है ना कि छायावाद जो है किसको लेकर चला, तो आध्यात्मिक प्रेम को, ठीक है, आध्यात्मिक प्रेम को लेकर चला। वहाँ तक जो कहते हैं कि वहाँ तक जो रहस्यवाद के ही अंतर्गत रहा। उसके आगे प्रतीकवाद या चित्रभाषावाद नाम से काव्य शैली के रूप में गृहीत होकर भी वह अधिकतर प्रेम गान ही करता रहा है। हर्ष की बात यह है कि अब कई कवि उस संकीर्ण क्षेत्र से बाहर निकलकर जगत और जीवन के और मार्मिक पक्षों की ओर भी दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ काव्य शैली में जो है प्रतिक्रिया के प्रदर्शन व नएपन की नुमाइश और शौक भी घट रहा है। अब अपनी शाखा की विशिष्टता को विभिन्नता के हद पर ले जाकर दिखाने की प्रवृत्ति का वेग जो है कम तथा रचनाओं की सुव्यवस्थित और अर्थगर्भित रूप देने की क्रमशः अधिक दिखाई पड़ती है, ठीक है। इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन मैंने पढ़ दिया ताकि आप लोगों को जो है कोई कठिनाई ना हो। आगे देखिए यहाँ से कहते हैं कि स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद, अब जयशंकर प्रसाद की बात करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा, ठीक है, आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा।
है ना। अब जो है जयशंकर प्रसाद की यहाँ से बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर विरह वेदना के नाना सजीले शब्द पथ निकालते और लौकिक और अलौकिक प्रणय का जो है मधुगान करते रहे। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जो है विरह वेदना के नाना सजीले शब्द पथ जो है निकालते थे, लौकिक और अलौकिक प्रणय का जो है मधुगान भी करते रहे। पर इधर ध्यान दीजिएगा, शुक्ल जी कहते हैं पर इधर यानी छायावाद में लहर, ठीक है, लहर में कुछ ऐतिहासिक वृत्त को लेकर छायावाद की चित्रमयी शैली को विस्तृत अर्थभूमि पर ले जाने का प्रयास भी उन्होंने किया और जगत की वर्तमान दुख द्वेषपूर्ण मानव जीवन का अनुभव करके जो है इस जले जगत के वृंदावन जाने की आशा भी प्रकृति की तथा जीवन के प्रभात को भी जगाया। किसने? तो जयशंकर प्रसाद ने। ठीक है, इनके बारे में यहाँ जो है बात कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे जो कहते हैं कि इसी प्रकार जो है सुमित्रानंदन पंत ने गुंजन, ठीक है, गुंजन इनकी जो रचना है सुमित्रानंद पंत की, ठीक है, गुंजन में सौंदर्य चयन से आगे बढ़ जीवन के नित्य स्वरूप पर भी दृष्टि डाली, सुख दुख दोनों के साथ अपने हृदय का सामंजस्य किया और जीवन की गति का भी लय का अनुभव किया। किसने? तो सुमित्रानंदन पंत ने। किस रचना से? तो गुंजन रचना से। ठीक है, कहते हैं कि बहुत अच्छा होता यदि पंत जी यानी सुमित्रानंद पंत जी उसी प्रकार जीवन की अनेक परिस्थितियों को नित्य रूप लेकर अपनी सुंदर चित्रमयी प्रतिभा को अग्रसर यानी आगे करते, जिस प्रकार उन्होंने गुंजन और युगांत में किया है। ठीक है, आगे कहते हैं युगवाड़ी भी इनकी रचना है पंत जी की, है ना। युगवाड़ी में उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान आंदोलन की प्रतिध्वनि के रूप में वर्णित होती दिखाई देती है। अब यहाँ से प्रश्न आ सकता है ना कि सुमित्रानंद पंत की किस रचना में जो है उनकी वाणी बहुत कुछ वर्तमान आंदोलनों की प्रतिध्वनि के रूप में वर्णित हो दिखाई देती है? तो युगवाड़ी रचना में। प्रश्न जो है घुमाकर बनाया जा सकता है। आजकल जो प्रश्न आ रहे हैं आप सभी को पता ही है कि किस तरीके से जो है प्रश्न बन रहा है। प्रश्न कहीं बाहर से नहीं आता है, रहता तो आपके सिलेबस से ही है, लेकिन घुमा के प्रश्न जो है उलझाऊ आजकल बन रहे हैं प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग भी उस तरह के प्रश्न को सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, और अपने से खुद जो है प्रश्न आप लोग खुद बनाया करिए तो ज़्यादा समझ विकसित होगी। ठीक है, आगे देखिए निराला के बारे में कहते हैं। निराला जी की रचना का क्षेत्र तो पहले ही कुछ विस्तृत रहा। उन्होंने जिस प्रकार तुम और मैं में उस नाद वेग आकार सार का गान किया, जूही की कली और शेफलिका में जो है उन्मद प्रणय चेष्टाओं के पुण्य चित्र खड़े किए, उसी प्रकार जो है जागरण वाणी बजाई इस जगत के बीच विधवा की विधुर और करुण मूर्ति खड़ा की, और इधर आकर जो है इलाहाबाद के पथ पर एक तोड़ती पत्थर में जो है दीन स्त्री के माथे पर श्रम सीकर दिखाए। ठीक है, अब इनके बारे में जो इनकी रचनाओं के बारे में जो है बताते हैं शुक्ल जी। ठीक है, आगे कहते हैं कि सारांश यह है कि अब शैली के लक्ष्य द्वारा प्रतिक्रिया प्रदर्शन का वेग कम हो जाने से अर्थभूमि के रमणीय प्रसार के चिन्ह भी छायावादी कहे जाने वाले कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ने लगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने पहले ही बताया था ना कि ब्रजभाषा काव्य परंपरा, यानी कि अभी ब्रजभाषा काव्य परंपरा के बारे में बात करेंगे कि इसमें जो है बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो ब्रजभाषा में लिखी गई हैं। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर लिखिएगा। देखिए, कहते हैं जैसा कि द्वितीय उत्थान के अंत में कहा जा चुका है कि ब्रजभाषा की काव्य परंपरा भी चल रही थी। कहते हैं कि द्वितीय उत्थान या द्विवेदी युग के अंत में कहा जा चुका है कि ब्रजभाषा, क्योंकि द्वितीय उत्थान में जो हमने पढ़ा था ब्रजभाषा में प्रचलित था। ठीक है, ब्रजभाषा में काव्य रचनाएं होती थी, लास्ट में आते आते जो है खड़ी बोली में रचनाएं हो रही थी। ठीक है, लेकिन प्रचलित उसका जो रूप हुआ वो छायावाद में होता है। ठीक है, आगे कहते हैं ब्रजभाषा की काव्य परंपरा भी चल रही थी कि यद्यपि खड़ी बोली का चलन हो जाने से अब ब्रजभाषा की रचनाएं जो है प्रकाशित बहुत कम होती हैं। ठीक है, पर अभी देश में न जाने कितने कवि नगरों और ग्रामों में बराबर जो है ब्रजवाड़ी की रसधारा बहते चली आ रही हैं। ठीक है, कहते हैं ब्रजभाषा द्विवेदी युग समाप्त होते होते जो है खड़ी बोली का प्रचलन हो गया,
लेकिन अभी भी जो है कहते हैं कि ब्रज भाषा के जो काव्य हैं उनका अभी किसी ग्रामों में, नगरों में जो है अभी भी बराबर जो है ब्रजवाड़ी की रसधारा जो है बहते चली आ रही थी। जब कहीं किसी स्थान पर कवि सम्मेलन होता है तब न जाने कितने अज्ञात कवि, ठीक है, न जाने कितने अज्ञात कवि आकर अपनी रचनाओं से लोगों को तृप्त कर जाते हैं। रत्नाकर जी, कहते हैं रत्नाकर जी, ठीक है, रत्नाकर जी की उद्धव शतक, ठीक है, कवित्र रत्नाकर की जो है उद्धव शतक जो है, इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग बताइए कब है उद्धव शतक का। मेरे ख्याल से 1922, ठीक है, देखेंगे अभी। उद्धव शतक ऐसी उत्कृष्ट रचनाएं इस उत्थान से ही निकली थी, ठीक है। सर्वबद्ध प्रसंग काव्यों में हमारा बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरित का भी यहाँ पे जिक्र करते हैं, ठीक है। बुद्ध चरित का यहाँ संवत में समय दिया गया है, संवत 1979 में प्रकाशित हुआ संवत में, तो इसको जो है 57 माइनस कर दीजिएगा तो 1922 मेरे ख्याल से आएगा, है ना, करके आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और उद्धव शतक का मेरे ख्याल से 1929 है, ठीक है, 1929, ठीक है, प्रकाशित हुआ, जिसमें भगवान बुद्ध, ठीक है, भगवान बुद्ध का जो है लोकपालन चरित उसी परंपरागत काव्य भाषा में वर्णित है। किस परंपरागत काव्य भाषा में? तो ब्रज भाषा में, ठीक है, जिसमें राधा कृष्ण की लीला अब भी घर घर गान होता है। श्री वियोगी हरि जी की जो है रचना वीर सतसई, ठीक है, वीर सतसई। अब यहाँ पे कौन कौन सी रचनाएं आपको मिली? एक तो रत्नाकर जी की जो है उद्धव शतक, ठीक है, और जो है सर्गबद्ध प्रबंध काव्यों में हमारा बुद्ध चरित, ठीक है, बुद्ध चरित, ठीक है, जो भगवान बुद्ध का लोकपालन चरित और परंपरागत काव्य भाषा में वर्णित है। इसमें राधा कृष्ण की लीला अब तक भी घर घर में गान होता है। अब जो है वियोगी हरि, ठीक है, वियोगी हरि की रचना वीर सतसई, ठीक है, वीर सतसई पर मंगला प्रसाद पारितोषिक मिले बहुत दिन नहीं हुए, ठीक है। देव पुरस्कार से पुरस्कृत श्री दुलारे लालजी भार्गव के दोहे बिहारी, ठीक है, इनकी रचना है दोहे बिहारी, के रास्ते पर चल ही रहे थे कि अयोध्या के श्री रामनाथ ज्योतिषी, अब श्री रामनाथ जोशी की जो रचना है वो है रामचंद्रोदय, पूछा गया है ये रामचंद्रोदय किसकी रचना है, तो श्री रामनाथ जोशी की रचना है, ठीक है। काव्य लिए देव पुरस्कार, इस पे जो है इनको देव पुरस्कार थोड़े ही दिन हुए अभी मिला था, ठीक है। उसके बाद जो है मेवाड़ के श्री केसरी सिंह बारहट, इनकी रचना है प्रताप चरित। ध्यान दीजिएगा 4-5 रचनाएं यहाँ पे जो है मिलेंगी आपको, जो सभी ब्रज भाषा में हैं, ठीक है। तो एक मिनट, इन रचनाओं को आप लोग अलग से लिख लीजिएगा, ठीक है। वियोगी हरि जी की वीर सतसई, जिसपे इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला हुआ था, देव पुरस्कार से भी मिला हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो देव पुरस्कार से पुरस्कृत दुलारे लाल भार्गव, इनकी रचना है दोहे बिहारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे अयोध्या के श्री रामनाथ जोशी, जो रामचंद्रोदय इनकी रचना है, इस पे भी इनको देव पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। मेवाड़ के श्री केसरी सिंह बारहट, इनकी रचना है प्रताप चरित, ठीक है, जो वीर रस का जो है यहाँ पे देखेंगे, जो वीर रस का एक बहुत उत्कृष्ट काव्य है, जो संवत 1992, ठीक है, 1992 में प्रकाशित हुआ था, संवत में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, इनकी जो सरस कविताओं की धूम जो है कवि सम्मेलनों में बराबर रहा करती थी, ठीक है। इनकी जो कविताएं थी वो जो है कवि सम्मेलनों में बराबर जो है रहा करती थी। प्रसिद्ध कलाविद राय कृष्णदास जी का जो है ब्रजरज, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा गया है, ठीक है। ब्रजरज किसकी रचना है? राय कृष्णदास की। इसी तृतीय उत्थान के भीतर, ठीक है। अब ये सारे जो ब्रज भाषा की रचना है, इसकी चर्चा जो है किसके अंतर्गत शुक्ल जी ने किया है? तो छायावाद के अंतर्गत, ठीक है। अब देखिए तृतीय उत्थान किस कहते हैं कि इसी तृतीय उत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ था, ठीक है। इसी सभी जो रचनाएं अभी हमने पढ़ा ब्रज भाषा में, वो सभी रचनाएं जो हैं इसी तृतीय उत्थान के भीतर प्रकाशित हुआ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इधर श्री उमा शंकर वाजपेयी, उमेश जी, ठीक है, उमेश जी की ब्रज भारती, इनकी रचना है ब्रज भारती। श्री उमा शंकर वाजपेयी, उपनाम है इनका उमेश, ठीक
ठीक है। इनकी जो रचना है वो है ब्रज भारती, ठीक है। ब्रज भारती में ब्रज भाषा बिल्कुल नई सज धज के साथ दिखाई पड़े, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इतना से यहाँ तक जो है जो मैंने पढ़ाया, ठीक है। इसको छोड़ दीजिए। अब आइए यहाँ पे, ठीक है, द्विवेदी काल में परिवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा क्या रही वो हम देखेंगे, ठीक है। इस कहते हैं शुक्ल जी कि इस धारा का प्रवर्तक द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रज भाषा के स्थान पर अब प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए, ठीक है। द्वितीय उत्थान जब मैंने पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने पढ़ लिया था कि इस बात को लेकर जो है इस धारा का प्रवर्तन द्वितीय उत्थान में इस बात को लेकर हुआ था कि ब्रज भाषा के स्थान पर अब जो है प्रचलित खड़ी बोली में कविता होनी चाहिए। श्रृंगार रस के कवित सवये बहुत लिखे, ठीक है। इस धारा में कल्पना और भावात्मिकता, ठीक है, भावात्मिका वृत्ति अधर में नाचती तो नहीं मिलती हैं, पर बोध वृत्ति, ठीक है, बोध वृत्ति द्वारा उद्घाटित भूमि पर टिक कर उसकी मार्मिकता का प्रकाश करती अवश्य दिखाई पड़ती हैं। इससे कला का कौतूहल तो नहीं खड़ा होता, पर हृदय को रमाने वाली बात सामने आ जाती है, ठीक है। अब वहाँ आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है उतना। इसमें जो है पहले कवि हैं, देखिए ठाकुर शरण गोपाल सिंह। इनके बारे में शुक्ल जी कहते हैं कि अब इसके अंतर्गत जो है इन कुछ कवियों का जो है जिक्र है यहाँ पे 4-5 कवियों का, उनको हम पढ़ लेंगे। द्विवेदी में परिवर्तित खड़ी बोली की काव्य धारा जो है कैसी रही, तो उनमें कौन कौन से सबसे पहले कवि हैं, ठाकुर गोपाल शरण, ठीक है। इनके बारे में कहते हैं कि ठाकुर साहब अनेक मार्मिक विषयों का चयन करते चले हैं, ठीक है। आगे कहते हैं कि इससे उनकी रचनाओं के भीतर खड़ी बोली बराबर मस्ती रही आ रही है, ठीक है। इन रचनाओं का आरंभ जो है संवत 1971 से होता है। अब इनकी रचनाओं में 5 संग्रह, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 5 संग्रह निकल चुके हैं। माधवी, मानवी, संचिता, ज्योत्स्मती और कादम्बिनी। प्रारंभिक रचनाएं साधारण हैं। ये सारी रचनाएं किसकी हैं, ठाकुर गोपाल शरण सिंह की हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, और सब खड़ी बोली में लिखी गई हैं, ठीक है। कौन कौन है, माधवी, मानवी, संचिता, ज्योत्स्मती और कादम्बिनी, ठीक है। आगे पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से देखिए दूसरे हैं अनूप शर्मा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये इसको आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये, ठीक है, क्या पता, लेकिन पूछा भी जा सकता है, तो एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अनूप शर्मा। इनको देखिए, अनूप शर्मा बहुत दिनों तक ये ब्रज भाषा में ही अपनी ओजस्विनी वाग्धारा बहाते रहे, बहुत दिनों तक जो है ये ब्रज भाषा में ही अपनी जो है रचनाएं करते रहते थे। खड़ी बोली का ज़माना देखकर ये उसकी ओर मुड़े, ठीक है। खड़ी बोली में जो है जब रचनाएं होने लगी तो ये भी अपना खड़ी बोली को देखकर जो है उसके तरफ जो है मुड़े। कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल, ठीक है, कुणाल का चरित्र इन्होंने सुनाल नामक खंड काव्य में लिखा है, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अनूप शर्मा ने कुणाल का चरित्र किस काव्य खंड में लिखा है, तो सुनाल नामक खंड काव्य में लिखा है। फिर बुद्ध भगवान, ठीक है, जो फिर कहते हैं शुक्ल जी कि फिर जो है बुद्ध भगवान का चरित्र देखकर सिद्धार्थ, ठीक है, सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का एक महाकाव्य संस्कृत के अनेक वर्ण वृत्तों में इन्होंने लिखा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। पहले तो इन्होंने जो है कुणाल का चरित्र देखकर इन्होंने क्या लिखा, सुनाल, ठीक है, सुनाल नामक इन्होंने खंड काव्य लिखा। फिर उन्होंने जो है भगवान बुद्ध, ठीक है, पहले तो सिद्धार्थ नाम था, ठीक, जब शिक्षा मिली, पूरा जिनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो बुद्ध कहलाए ना, बुद्ध भगवान, ठीक है। तो इन्होंने जो है बुद्ध भगवान का चरित्र देखा, ठीक है, बुद्ध भगवान का चरित्र किसने, अनूप शर्मा ने। चरित्र देखकर जो है इनका जो है सिद्धार्थ नामक, ठीक है, सिद्धार्थ नामक 18 सर्गों का इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जो संस्कृत के अनेक वर्ण वृत्तों पर इन्होंने लिखा है। आगे कहते हैं शुक्ल जी इनकी फुटकल कविताओं का संग्रह जो है सुमनांजलि में है। अब पूछा जा सकता है कि इनमें से किस कवि के फुटकल कविताओं का संग्रह सुमनांजलि में है, तो अनूप शर्मा की, ठीक है। या पूछा जा सकता है कविताओं का संग्रह सुमनांजलि किसकी रचना है, किसका है, तो अनूप शर्मा का है, ठीक है। इन्होंने फुटकल प्रसंगों के लिए कविता ही चुना है। भाषा के सरल प्रवाह के अतिरिक्त इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि व्यापक दृष्टि से यह हमारे ज्ञान पथ में आने वाले
अनेक विषयों को अपनी कल्पना द्वारा आकर्षक और मार्मिक रूप से रख कर काव्य भूमि के भीतर ले आए। आगे कहते हैं कि जगत के इतिहास, विज्ञान आदि द्वारा हमारा ज्ञान, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण नहीं है। आगे जो मैंने हाईलाइट किया था वो महत्वपूर्ण था, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। अब जो है श्री जगदम्बा हितैषी, इनके बारे में भी देख लीजिए। खड़ी बोली के कवित्वों और सवैयों में वही सरसता, वही भाव भंगी लाए जो ब्रज भाषा की कवित्वों और सवैयों में पाई जाती हैं। इस बात से इनका स्थान निराला है। यदि खड़ी बोली की कविता आरंभ से ही ऐसी सजीवता के साथ चली होती जैसी इनकी रचनाओं में पाई जाती है तो उसे रूखी और नीरस कोई नहीं कहता। यानी कहते हैं कि जैसे ये अब खड़ी बोली की रचना जो करते हैं, पहले ही ऐसी करते रहते, तो इनकी रचनाओं को जो है कोई रूखी और खड़ी नीरस नहीं कहता, ठीक है। इनकी रचनाएं यहाँ पे देखिए, फुटकल छोटी छोटी इनकी रचनाएं हैं जो कौन कौन सी हैं, कल्लोलिनी, नवोदिता, ठीक है, जो है कल्लोलिनी जो नवोदिता में संग्रहित है, ठीक है ना। यही है इनका, ज़्यादा कुछ है नहीं, तो इसको छोड़ दीजिए। अब श्री, ये महत्वपूर्ण है, ठीक है, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर लेती हूँ, यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है। श्री श्याम नारायण पांडे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इन्होंने पहले त्रेता के दो वीर, ठीक है, त्रेता के दो वीर नामक एक छोटा सा काव्य लिखा। ध्यान रखिएगा, त्रेता के दो वीर किसका काव्य है, तो श्री श्याम नारायण पांडे का है, जिसमें लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। त्रेता के दो वीर नामक छोटा सा काव्य किसका है, श्री श्याम नारायण पांडे। और त्रेता के दो वीर की विशेषता क्या है, इसमें जो है लक्ष्मण और मेघनाद के युद्ध का जो है कई प्रसंग लेकर दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया गया है, ठीक है। तो प्रश्न यहाँ कई सारे बन सकते हैं, आप लोग खुद ही देख लीजिए कि प्रश्न जो है किस तरह से बन सकते हैं, ठीक है। पूछा जा सकता है कि ये रचना किसकी है, तो श्याम नारायण पांडे की। इस रचना की विशेषता क्या है, या किस रचना में जो है लक्ष्मण मेघनाद के युद्धों का जो है प्रसंग लेकर कई वीरों का महत्व जो है, इन दोनों वीरों का महत्व चित्रित किया गया है, तो वो हो जाएगा त्रेता के दो वीर, ठीक है। आगे देखिए, यह रचना जो है हरिगीतिका तथा संस्कृत के कई वर्णवित्रों में द्वितीय उत्थान की शैली पर माधव और रिमझिम नाम की इनकी दो छोटी छोटी रचनाएं हैं, ठीक है। ये भी है इनकी रचना, माधव और रिमझिम, इनकी छोटी दो रचनाएं हैं। इनकी ओजस्विनी प्रतिभा का पूर्ण विकास हल्दी घाटी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हल्दी घाटी जो इनकी रचना है श्याम नारायण पांडे, और बहुत बार पूछा गया है, तो मुझे नहीं लगता कि हल्दी घाटी किसी को नहीं पता है कि किसकी रचना है, ठीक है। ये बेशक ना पता हो आप सभी को, माधव और रिमझिम त्रेता के दो वीर, लेकिन हल्दी घाटी जरूर पता होगा। ध्यान रखिएगा, हल्दी घाटी कितने सर्गों में है, एक महाकाव्य है जो 17 सर्ग है, ठीक है। 17 सर्ग और किस में है भाई, बताइएगा आप लोग, प्रिय प्रवास में, ठीक है। तो इसमें जो है एक महाकाव्य दिखाई पड़ा। आगे कहते हैं उत्साह भी इनकी जो है, यहाँ पे देखिए, उत्साह की अनेक अंतरदशाओं की व्यंजना तथा युद्ध की अनेक परिस्थितियों का चित्रण से पूर्ण यह काव्य खड़ी बोली में अपने ढंग की एक ही है, ठीक है। तो ये रही श्याम नारायण पांडे, श्री श्याम नारायण पांडे के बारे में महत्वपूर्ण, ठीक है। ये सारी जो है यहाँ पे देखिएगा पंक्ति दी गई हैं जो मुझे लगता है महत्वपूर्ण है, इन पंक्तियों को आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अब जो है अगले हैं पुरोहित प्रताप नारायण। इन्होंने नल नरेश, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नल नरेश किसकी रचना है, तो प्रताप नारायण का है, पुरोहित प्रताप नारायण, ठीक है, नामक महाकाव्य जो है 19 सर्गों में रोला, ठीक है, रोला, हरिगीतिका आदि हिंदी छंदों में लिखा गया है। नल नरेश, ठीक है, एक महाकाव्य है। कितने सर्ग हैं इसमें, तो 19 सर्ग हैं। और किस छंद में है, तो रोला, हरिगीतिका आदि हिंदी के छंदों में लिखा गया है। ये सभी हिंदी के छंद हैं, ठीक है। आगे देखेंगे, इसकी शैली अधिकतर उस काल की है जिस काल में द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली, ठीक है, जिस काल में द्विवेदी जी के प्रभाव से खड़ी बोली हिंदी के पदों को प्रमार्जित हुई ढल रही थी। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, महावीर प्रसाद द्विवेदी की, ठीक है। खड़ी बोली की काव्य शैली में इधर मार्मिकता, भावुकता और वक्रता का जो विकास हुआ है उसका आभास इस ग्रंथ में नहीं मिलता। किस ग्रंथ में, तो नल नरेश में, ठीक है। छोड़िए, इसके आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब है तुलसी शर्मा दिनेश छठे कवि हैं। इन्होंने 272 पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विविध अंगों को लेकर लिखा है, ठीक है। यह 8 अंगों में समाप्त हुआ है।
इसमें कई पात्रों के मुंह से आधुनिक समय के उठे हुए भावों की व्यंजना जो है कराई गई है। तो कुछ खास नहीं है, इनको यहीं पे छोड़ दीजिए। हाँ, इतना देख लीजिएगा आप लोग। इन्होंने जो है यानी तुलसीराम शर्मा दिनेश, इनका उपनाम है दिनेश। पूछा जा सकता है भाई दिनेश किसका उपनाम है, तो तुलसीराम शर्मा का। ठीक है, इन्होंने जो है 272 पृष्ठों का एक बड़ा भारी काव्य ग्रंथ पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विभिन्न अंगों को लेकर इन्होंने लिखा है। तो ये प्रश्न आ सकता है कि किस कवि ने पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के चरित्र के विभिन्न अंगों को लेकर काव्य लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, तुलसी नारायण और तुलसीराम शर्मा दिनेश ने। ठीक है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट जो क्लास लूँगी वो मैं छायावाद लूँगी। ठीक है, छायावाद को हम एक क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट मैंने पहले ही बताया था आप सभी को, इतने लोगों का जिक्र, इतनी सारी चर्चाएँ करते हुए जो है शुक्ल जी तब पहुँचेंगे छायावाद पे। ठीक है, तो मुझे लगा कि स्टार्टिंग में ही आप सभी को बताना ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा। ठीक है, प्लीज़ आप लोग लाइक ज़रूर कर दिया करिए। मैं देखती हूँ कितने सारे लोगों ने देखा होता है। ठीक है, और लाइक जो है आप नहीं करते हैं तो थोड़ा सा जो है डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता मुझे। ऐसा लगता है कि मैंने अच्छा पढ़ाया नहीं या कुछ कमी रह गई है। ठीक है, जो कमी है वो भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, उसको मैं सुधार करूँगी। बिल्कुल, है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।